गीता पढ़ाया जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है, और उसके बाद रामायण पढ़ाया जाता है और तमाम प्रकार के देवी देवताओं के ग्रंथ तो पढ़ाए जाते हैं, जिससे 1 भी रुपए का फायदा नहीं होता हो तो मुझे बता दो। अगर आपको या हमारे बीच में कोई समस्या अभी हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, या तो प्रधान जी के पास जाएंगे या पुलिस के पास जाएंगे या कोर्ट में जाएंगे, और जिसका हमारी लाइफ में कोई रोल नहीं होता है, दिन भर हम उसी में बिजी रहते हैं। ये हमारी मानसिक बीमारी है। तो जो ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं यहाँ पर, वो आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। मानसिक रूप से गुलाम जानते हैं ना, जैसे हाथी होता है, हाथी पावरफुल है ना, और उसके दिमाग पे आप वास कर दीजिए, दिमाग में हाथी सोचती है यार मेरा जो पिलवान बैठा है मेरा मालिक है और मैं तो कुछ नहीं, जीरो हूं, और वो जैसे कहता है वैसे वो चलता रहता है, वैसे चलता रहता है, उसको कुछ समझ में नहीं आती है। अगर हाथी को यह समझ में आ जाए, जैसे हनुमान जी को समझ में आ गया था काचुप साध रहा बलवाना, तो वो समुद्र को लांग गए थे। ऐसा है कि नहीं है रामायण में? आपने सुना होगा, पहले बंदर बनकर वो रहते थे, उनको ये नहीं पता था कि वो क्या है, उनकी पावर क्या है, और जब उनको अपनी पावर याद आती है तो समुद्र को जो है वो मिनटों में फांद जाते हैं। ऐसा रामायण में लिखा हुआ, सही गलत वो अलग की बात है। तो मेरा ये कहने का मतलब, हाथी को अगर ये पावर अपनी नहीं पता है तो वो पिलवान के कहने पर मूव करती रहती है। तो हाथी का जो दिमाग है वो जीत लिया गया है, हाथी का जो दिमाग है वो जीत लिया गया है, और उस दिमाग के बदौलत, जीतने के बदौलत वो इतनी बड़ी पावरफुल हाथी के ऊपर बैठा अपना काम करता रहता है। तो मेरा ये कहने का मतलब, जितने भी नेता आज देश में 75 सालों से आपको मोटिवेट कर रहे हैं या बता रहे हैं, आपके मार्गदर्शक बन रहे हैं, अभी तक मैं बता दूं, भारत देश में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो वास्तव में आपके उत्थान के लिए काम कर रही है, और उसको मैं प्रूव कर दूंगा। अभी वास्तव में उत्थान की बात बता रहा हूं मैं। जैसे हमारे देश के सबसे चहेते प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री, और पता नहीं कौन कौन से प्रधानमंत्री। तो अभी यहाँ पे मैं किसी युवा भाई को पकड़ लेता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने कहा, भारत माता के ही हम लोग संतान हैं, तो हम सुखी अगर हैं तो भारत माता सुखी है। अगर हम बढ़िया नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जैसे यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, किसान होंगे, कोई मजदूर होगा, कोई बिजनेस व्यापार कर रहा होगा, अगर हम सबके सब IAS PCS हों, थोड़ी देर मोबाइल बंद कर दो भैया, तो अगर हम सबके सब IAS और PCS हों तो यहाँ का रुतबा कुछ और होता। क्यों सर? अगर हम सबके सब PCS होते, अधिकारी होते, IAS होते, DM होते, कलेक्टर होते, तो इस मीटिंग का रुतबा कुछ और होता। और एक IAS, एक DM की बात करूं और एक आम किसान की बात करूं, देखो वोट की पावर उसकी भी वही है, वोट की पावर उसकी भी वही है, लेकिन एक किसान की कोई औकात नहीं होती, एक DM की बहुत बड़ी औकात होती है। एक पुलिस अधिकारी की बहुत बड़ी औकात होती है, हमारी आपकी कोई औकात नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब, ये बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पर, गांव में घूम रहा है, जैसे भी परवरिश मिल रही है, क्या ये DM बनने लायक नहीं है? बिल्कुल बनने लायक है ना। और गांव में ज्यादा योग्यताएं रहती हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर होती है कि इस बच्चे के माता पिता तो चाहते हैं कि मेरा बेटा DM, SDM, कमिश्नर बन जाए, लेकिन दुर्भाग्य से इस बच्चे के माता पिता ने पढ़ाई नहीं करी। अच्छा, अगर जब वो पढ़ाई नहीं की तो उनको लेवल भी नहीं पता है कि भैया DM कैसे बनते हैं। पैसा भले उनके पास हो, लगा देंगे, लेकिन कहाँ लगा देंगे आप मुझे बताओ। इसको बताने के लिए ना तो उनके पास लोग हैं, ना सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था है कि चलो भैया तुम पैसे खर्च करो, मैं तुम्हारे बेटे को DM बना दूंगा। ऐसी कोई व्यवस्था भारत देश के अंदर नहीं है। तो ये बच्चा राम भरोसे पढ़ता है, स्कूल जाता है, आता है, जो बन गया सो बन गया, जो नहीं बन गया तो खेत तो है ही है, काम करेगा। फिर बाद में ये जो है भारत देश का सबसे महत्वपूर्ण पद जो है कौन सा है? भारतीय किसान का। किसानों पर ही राजनीति होती है आजकल, होती नहीं होती है? चल रहा है पूरे देश में राजनीति। एक किसान बन जाता है बच्चा। और भारतीय किसान की अगर मैं बात करूं, थाने में चले जाओ और गर्व से कह दो कि पुलिस इंस्पेक्टर साहब मैं भारतीय किसान हूं, मैं यहाँ पे आया हूँ इस काम करके, तो अभी तुरंत 20 गाली देगा, कहेगा भाग भोजड़ी का, वहां बैठ जा जाकर के। गरियाएगा नहीं गरियाएगा? तो ये भारतीय किसान की इज्जत है। अच्छा, इस बच्चे की मैं बात कर रहा था, अगर इस बच्चे को DM SDM बनाना है, कलेक्टर बनाना है, तो मेरा ये कहने का मतलब है, जैसे आप लोग हैं गार्जियन हैं, अपने घर परिवार में हर बच्चे को चाहते हैं कि बेहतर बने, बेहतर भविष्य हो, वैसे ही हमारे देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं, उनको भी हमारे देश के हर नागरिक को अपने संतान की तरह मानना चाहिए ना, और उनके लिए काम करना चाहिए। तभी तो समझ में आएगा
मतलब वोट लेना तो आसान है, उल्टा सीधा बता के आप ले लेंगे, लेकिन दिलों पे राज करना यह बहुत बड़ी काबिलियत की बात है। हमें नहीं कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री को मत लाइक करिए, मुख्यमंत्री को मत लाइक करिए, आप करिए, लेकिन किस आधार पे लाइक कर रहे हैं तो समझना पड़ेगा ना आपको। अब ये बच्चा है, इसका भविष्य खतरे में है। मान लेते मैं इसके भाई हूँ, बड़ा भाई या पिताजी जो भी है, हम इस बच्चे को प्राइमरी पाठशाला बहुत किए तो इंटर में पढ़ा दिए, उसके बाद हमें पता नहीं है नौकरी कहाँ लगेगी, कहाँ जाएगा। चलो मान लेते हैं कि मैं अनपढ़ गवाह ठहरा, मुझे नहीं पता है, लेकिन भारत सरकार को तो पता है ना, उसके पास तो आईएएस भी है, पीसीएस भी है, कमिश्नर भी है, तमाम और चीजें हैं। अगर वो ऐसी व्यवस्था लेकर आए कि इस बच्चे को 5वीं के बाद अपने पास बुला ले कि भैया बेटा तुम चले आओ और हम आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। अब इस बच्चे से अगर पूछिए कि बेटा क्या बनेगा, तो जरूरी नहीं है आईएएस ही बनेगा, ये बोल देगा कि नहीं मुझे बहुत बड़ा हीरो बनना है, मतलब अमिताभ बच्चन को फेल करना है। तो अमिताभ बच्चन को अगर फेल करना है तो इस बच्चे को परवरिश तो देनी पड़ेगी ना, माहौल तो देना पड़ेगा ना। वो माहौल दादाजी गांव में देंगे, हम देंगे? अमिताभ बच्चन को पिछाड़ने के लिए गांव में माहौल बनेगा क्या? उसको तो मुंबई भेजना पड़ेगा ना, और मुंबई भेजने में अगर भारत सरकार मदद करे तो मैं बता रहा हूं एक अमिताभ बच्चन नहीं, हजारों लाखों अमिताभ बच्चन बन सकते हैं। बन सकते नहीं बन सकते, लेकिन भारत सरकार ऐसा कोई काम नहीं करती है। अगर ये बच्चे ने ये बोल दिया कि नहीं मुझे आईएएस बनना है, अगर इसका इंटरेस्ट है आईएएस बनने का, तो इसको आईएएस के लिए जरूरी जो भी चीजें हैं वो उपलब्ध अगर कराई जाए तो ये बच्चा आईएएस पीसीएस को समय रहते क्वालिफाई कर लेगा और इसको नौकरी बेहतर तरीके से मिल जाएगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? अगर ये बच्चा बोला नहीं मुझे भारतीय किसान बनना है, मुझे नौकरी नहीं करनी है, तो इस बच्चे को इतना ट्रेनिंग दिया जा सकता है कि ये बेहतर खेती कर सकता है। कर सकता नहीं कर सकता? लेकिन भारत देश में सब जो है अपने भरोसे मीन्स राम भरोसे जी रहे हैं। भारत सरकार जब तक सरकार नहीं बनाती है, मतलब कोई भी नेता आता सरकार नहीं बनाता, तब तक वो आपकी बात करता है। सरकार बनाने के बाद भैया तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, ऐसी व्यवस्था चल रही है नहीं चल रही है? अच्छा, उसका मेन कारण क्या है ये मैं भी बता दूं, तो मैं बोल लूंगा तो उसका मेन कारण ये है कि अभी तक भारत देश के अंदर जितनी भी पार्टियां आई हैं, मैं आपको बता दूं, सभी पार्टियों को आप अपनी पार्टी नहीं कह सकते हैं। अपनी पार्टी नहीं कह सकते हो क्योंकि आपने नेता नहीं बनाया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इतना बड़ा तप किया, त्याग किया, और उन्होंने ये बताया कि सत्ता हर ताले की चाबी है, तो उनका उद्देश्य था कि सत्ता में अच्छे लोग जाएंगे, लेकिन वो सत्ता में बुरे लोग चले गए और सत्ता आज राजनीति जो है वो त्याग का विषय होने के बजाय भोग का विषय हो गई है। मानते नहीं मानते इस बात को? बीजेपी बोले सुन अभी बोलना बाद में बात करना पूरी बात तो उठा रहे हो यार। मैं तो बाद में बोलिए ना, वहाँ खड़े हुए तो पहले उनकी बात तो सुन, पहले सुनना बाद जवाब दिए तब बात पूरा और जवाब। वही लोग जाते हैं जो पैसे कमाना चाहते हैं। उदाहरण ले लो, अगर आप किसान होंगे ना, रोड पे आपकी जमीन नहीं होगी, आपके फार्म हाउस नहीं होंगे, आपके पास गाड़ियां नहीं होंगी, कितना भी कमा लो आप, प्रधान जी कमा लो, मैं कमा लूं, बहुत करेंगे 1-2 गाड़ी मेंटेन कर लिया। 20-20, 30-30 गाड़ियां, 20-20, 30-30 फ्लैट और फार्म हाउस कहां से बनते हैं? ये सब जो है कमाने का एक साधन है, और वो कमाते कैसे? आपके ऑटो से ही। लेकिन आपके ऑटो से कमा के वो तो अमीर बन जा रहे हैं, लेकिन आप अमीर नहीं बन रहे हो। कारण ये है कि आप नेता नहीं बनाते हैं, आप नेता चुनते हैं। तो मैंने अभी सबसे पहले वही किया था। अभी हम आए आपके पास मेंटेन हो करके, एक नहीं 20 गाड़ी लेकर आए, हेलीकॉप्टर से यहाँ उतरे, सब लोग गांव में पहुंच गए, अरे भैया हेलीकॉप्टर आया, चलो चलो। नेता पहले ही मान लिया। आप देखो अभी गलती आपने करी थी, स्टार्टिंग में बताया मैंने, आपने तुरंत नेता मान लिया था। और नेता मान लिया, कहें भैया अच्छा उसको क्या कहते हैं, बीजेपी को बहुत देखा, सपा को देखा, कांग्रेस को देखा, अब की आरपी मौर्य को देख लेते हैं। अब की आरपी मौर्य को देख ले, ट्राई मार रहे हैं, मतलब ताश की गड्डी चल रही, जुआ समझ रहे हैं ना। इल्ला बाई चांस अगर आरपी मौर्य सही निकल गया तो जीत गया, बढ़िया कर दिया, नहीं वो फिर 5 साल भोगना है, भोगो भाई। तो मतलब कोई प्रिपरेशन हमारी नहीं होती है, कोई तैयारी हमारी नहीं होती, बस हमें चुनना पड़ता है। ABCD में कोई एक बटन हम क्लिक कर देंगे और वो बंदा जीत जाएगा। फिर वो जब जीतने के बाद वो आपको जानता ही नहीं है, वो तो हवा में वोट लिया ना, वो तो आपको जानता नहीं ना, आप उससे बात करते हो, हवा में वोट लेकर गया, फिर अपनी मनमानी करता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर भारतीय राजनीति में क्रांति लानी है और कुछ बेहतर करना है, भारत देश को बदलना है, भारत देश को
बदलने के लिए जितनी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है उतनी जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है। लेकिन आपकी इज्जत करने वाला बंदा हो तो समस्या का समाधान हो जाएगा और आप उससे डायरेक्ट कनेक्टेड रहें। वैसे कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप लोग बात करते हो पार्टी के? नहीं बात करते होंगे। नरेंद्र मोदी जी भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपनी बात नहीं रख सकते हो? रख सकते हो क्या? अभी मैं आपसे कहूं कि अपनी बात को नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाइए, आप नहीं पहुंचा सकते हैं। वेबसाइट पे उनकी बनी हुई है शिकायत के लिए पोर्टल बना हुआ है। अगर उस शिकायत पे कोई कंप्लेन करोगे तो मान लो पुलिस के खिलाफ आपने कंप्लेन किया तो वहां से लेटर आएगा उसी पुलिस के पास जिसके खिलाफ आपने कंप्लेन किया है, और वहां पे बोला नहीं साहब यहाँ तो सब नॉर्मल है, राम राज चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, वो लेटर फिर चला जाएगा। वहां पर गया और वहां से तुरंत मैसेज आ जाएगा कि आपका मामला हल हो गया है, नमस्ते। मतलब कोई स्पेशल ना टीम आएगी ना देखने आएगी और ना तो कोई कांटेक्ट नंबर है चलो नरेंद्र मोदी जी से बात कर दे। टीवी चैनल पे आप लोगों ने सुना होगा मोदी जी किसी किसान से बात कर रहे हैं, ऐसा सुना होगा, किसी एक लड़के से बात कर रहे होते। ये सब ऑलरेडी दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा होता है। वो किसी एक को पकड़ लाए, उनको ट्रेनिंग दे दिया, मैं आपसे सामने बोलूंगा, आप कहेंगे नहीं हम मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी आप करना, यही बोलेंगे ना। और मीडिया में उसे दिन भर कचर कचर दिखा रहे हैं। अब आपने वो फोटो देख लिया, अरे यार पूरा देश सुखी है तो हमारा दर्द खत्म हो गया, हम भी सुखी हैं। समझ रहे हैं ना? तो नेता तक आपकी कनेक्टिविटी नहीं होती है। आप नेता को चुनते हैं, नेता को बनाते नहीं है। मैं बोलूं? बोलिए मैं मोदी कौन है? मैं जो हमारा पैसा गया अपनी खाली काम, उसने बजट का पैसा दिखा दिया और खाना खाई दुनिया को लूट रहा है, खाना खाई। मोदी के बारे में तो बात ही मत करो, तो अपनी पार्टी की बात करो। तो मोदी की बात नहीं, मैं एक प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। अरे तो मोदी तो है, मोदी नेता मान रहे हो तो कभी भी आप यहाँ पे बुलाने की क्षमता रखो। मोदी के बारे में कभी मेरे घर पे आओ, कभी मैं आपके घर पे आऊँ, ठीक है ना? आप मुझे एक दूसरे को जानो। आज आपने मुझे नेता बना दिया, ये सांड है। तो आरपी मौर्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि आपके बेटे को नेता बनाए। तो क्या कभी कोई नेता आपके बेटे को नेता बनेगा? ठीक है ना? अगर मैं समाज सेवी हूँ तो अभी आप सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे, भैया एक समाज सेवी आया था और अपना पैसा लगाता है, लोगों की सेवा करता है। गरीब है यार। अन्ना हजारे को ले लो, अन्ना हजारे को ले लो ना, समाज सेवी थे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो समाज सेवी होते हैं। अगर मैं अपना सब कुछ बेच करके आपकी सेवा में लग जाऊंगा, आप मेरा कोई विरोध नहीं करोगे। हर पार्टी के बंदे हमारे साथ रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। उससे नेता हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी और नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इन्होंने सोचा कि चलो बीएसपी में रह करके कुछ दिन काम करते हैं और उसमें अपना अधिकार दिखाते हैं। तो जब तक तो आप छोटे लेवल पे हो तब तक तो सेवा करिए, सेवा करिए। जैसे मैं नेता हो गया तो नेता को कौन चाहिए? जनता चाहिए। नेता को कौन चाहिए? छोटे सपोर्टर चाहिए। नेता को कौन चाहिए? दरी बिछाने वाला चाहिए। नेता को कौन चाहिए? जिंदाबाद के नारे लगाने वाला चाहिए। तो जब तक तो आप जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं तब तक तो आप हमारे बहुत ही प्रिय हैं। और जैसे आपने ये कह दिया कि साहब वो मेरा बेटा भी बड़ा हो गया है और वो भी नेता बनना चाहता है और आपसे अच्छा वक्ता है, आपसे अच्छा बोल लेता है, आपसे अच्छा काम कर सकता है, उसी दिन यही आरपी मौर्य का दूसरा रूप आप देखेंगे। बात समझ में आ रही? तो मायावती जी के सामने जब ये प्रस्ताव आया कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये न्याय संगत है, ये अन्याय संगत है, तो तुरंत बाबू सिंह कुशवाहा को और स्वामी प्रसाद को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। मेरा प्रश्न ये है, क्या बसपा बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी थी? नहीं थी। अगर होता तो उनके साथ न्याय होता। स्वामी प्रसाद की पार्टी थी? नहीं थी। अगर होता तो उनके साथ न्याय होता, पार्टी आधे आधे में बढ़ जाती या उनको बराबर का हिस्सा मिलता। अगर एक को उत्तर प्रदेश मिल रहा है तो दूसरे को बिहार मिलता, और दूसरे को बिहार मिलता है तो किसी को दिल्ली मिलता। मिलता कि नहीं मिलता? तो उनकी पार्टी नहीं थी। किसी पार्टी में जुड़ जाने का ये मतलब नहीं होता है कि वो पार्टी आपकी हो गई है। आज जितनी भी पार्टियां बन रही हैं वे पार्टियां एक व्यक्ति के नाम पे बन रही हैं।
मायावती की अकेली पार्टी, मायावती अकेली बॉस है, बॉस मालकिन है। वो जो चाहे वो करें, जो चाहे वो मिटा दें। आपसे 3 करोड़ लेना है, 5 करोड़ लेना है, 10 करोड़ रुपए लेना है टिकट का, ये वो निर्णय करती हैं, हमारे आपके बस की बात नहीं है। तो बताइए एक कंपनी में और एक पार्टी में क्या अंतर रह गया? मायावती क्या चला रही हैं? 18 कोठियां जो है दिल्ली में चल रही हैं। इनके गुरु जी थे मान्यवर कांसीराम को आप जानते होंगे, ठीक है, कहते हैं हमारे यस्सी भाई बहुत लगे रहते हैं। कांसीराम का मिशन ठीक था। कांसीराम जी की एक गलती रही कि उन्होंने अकेले मायावती को मालकिन बना दिया, और उनके जाने के बाद, उनको जाने का मतलब उनको मरवाया भी मायावती ने। ये भी स्पष्ट मैं बता रहा हूँ। जो अपने गुरु को मरवा सकता है वो सोचिए आपके लिए क्या कर सकता है, सोचने वाली बात है। और ये मेरे को विश्वास, देखिए हर चीज का प्रूफ नहीं होता भैया, हर चीज का प्रूफ नहीं। अभी यहीं आपके क्षेत्र में एक मौर्य भाई है, उसके पिता को दूसरे मौर्य ने ही गाड़ी चढ़ा के मार दिया। अब वो चिल्लाता फिर रहा है कि भैया मुझे न्याय चाहिए है। अब कोई बोले नहीं आप प्रूफ लेकर आओ, जब ट्रैक्टर या गाड़ी चढ़ी तो तुमने देखा उसको। हर चीज का प्रूफ नहीं होता है। मैं दिल्ली में था तो मान्यवर कांसीराम की बहन थी, वो मेरे सामने चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, ये मायावती ने हमारे जो है भाई की जान ले ली। और जान कैसे ले लिया, इसे बीच के पीछे भी षड्यंत्र था। षड्यंत्र ये था कि कांसीराम जी को प्रधानमंत्री बनना था। अब जैसे मैं आपकी समस्या का समाधान चाहूंगा, तो अगर मैं कुछ नहीं बनूंगा तो समस्या का समाधान कैसे करूंगा? तो लोगों ने, बीजेपी वालों ने उनको ये बताया कि ये प्रधानमंत्री क्यों बनेंगे, मैं तेरे को बना दूंगा, मैं तेरे को बना दूंगा। तो वो सोचे कि हाँ बात तो सही है, इनको पीछे करके हम आगे आ जाते। इसी षड्यंत्र में वो फंस गई। और आज मायावती जी बीजेपी के एक तरीके से गुलाम बनकर बैठ गई हैं। जो बीजेपी वाले कहते हैं वही मायावती करती है। मतलब एक दबा करके उनको रख लिया गया। जैसे कभी किसी का या तो एहसान आ जाए, या तो कहीं कोई मार पीट रहा हो और मैं जाके बचा लूं, तब भी आप मेरे शुक्रगुजार हो जाएंगे, कहेंगे भैया उन्होंने मेरी मदद करी थी, जैसे कहेंगे वैसे करूंगी मैं। तो मायावती की एक पार्टी हो गई, व्यक्तिगत पार्टी बीएसपी, और उस बीएसपी में अगर आपको नौकरी करना है, जाना है तो आप जाइए, और जिसको स्वतंत्र रहना है वो कभी भी बीएसपी का सपोर्ट नहीं करेगा। और 4 बार मुख्यमंत्री मायावती जी रह चुकी हैं, आप देख चुके हैं, देखे हैं नहीं देखे हैं? तो भैया अब देखने को बचा क्या है? क्या वही मायावती ही आएंगी बार बार? हमारे आपके बेटे बहू नहीं है ना? तो लोकतंत्र है, कोई भी राजा बन सकता है ना? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था नहीं अब रानी के पेट से बच्चा पैदा नहीं होगा, लेकिन अब फिर रानी के पेट से बच्चा पैदा होने लगा है कि जो मायावती बनेगा उसी की पार्टी से लोग जीतेंगे, उसी की पार्टी से विधायक बनेंगे। जो अखिलेश यादव बनेगा उसी की पार्टी से लोग जीतेंगे, उसी की पार्टी से विधायक बनेंगे। ये टेंडेंसी चल रही नहीं चल रही है? अब यहाँ पे बात आ जाती है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की पार्टी जो लोहिया को लेकर चलते हैं और समाजवाद को परिभाषित करते हैं। समाजवाद का मतलब होता है ये पूरा समाज। मैं इतनी देर से समाजवाद की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस समाजवाद के दायरे से बाहर है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की जो पार्टी है एक परिवार की पार्टी है, एक व्यक्ति की पार्टी है। अखिलेश यादव के पिताजी, अखिलेश यादव, फिर उनका बेटा, फिर उनकी बहू। यही चलेगा नहीं चलेगा? इस बात को लेकर कंफर्म है? मैं कह रहा हूँ दूसरी जाति बिरादरी को छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ यादव जी, अखिलेश जी, आप अपने चाचा को ही मुख्यमंत्री बना दो, तब भी मैं मान जाऊंगा आप लोकतंत्र की बात कर रहे हो। ये भी संभव नहीं है। तो बताइए वह व्यक्ति कितना स्वार्थी होगा जो सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है, अपने लिए, और पूरे देश प्रदेश की जनता कह रही नहीं अखिलेश यादव जिंदाबाद। क्यों भाई? मुझे बताओ ना, न्याय संगत बात हो रही है। पहले जब अधिकार की बात होगी तभी तो हमारी हिस्सेदारी मिलेगी। और आप कह रहे हो नहीं नहीं भैया इस बार हमें जिता दो, हम जिता दिए, चले 5 साल इंतजार कर लिए भाई, उसके बाद क्या कर रहा है? उसके बाद फिर जिता दूं, फिर जिता दिया, फिर क्या उसके बाद मिलेगा? उसके बाद भी नहीं मिलेगा, फिर जिता दो, ये क्या चक्कर है भाई? अखिलेश यादव के पिताजी अखिलेश यादव और आधी सरकार और भी बनाए थे, लगभग 2.5 साल, मतलब 2.5 पंचवर्षीय जो है योजना को, मतलब सरकार वो चला चुके हैं। तो इतना दिन सरकार चला चुके हैं, तो मेरे को बताओ उत्तर प्रदेश का कौन सा कोना सुधरा है? सुधरा हो तो मुझे बता दो ना। कहीं अगर अन्याय पुलिस वाले पैसे ना खा रहे हो तो मुझे बताओ है? और एक जाति को प्रमोट, जैसे यादव जी ने, कुछ यादव जी यहाँ बैठे होंगे तो कहते होंगे चलो यार अखिलेश यादव बढ़िया है, तो वो इस मामले में बढ़िया है कि जैसे मुझे दरोगा बनना नौकरी मिल गई,
हमें डीएम बन गए, ठीक है ना, किसी वजह से प्रमोट कर दिया गया। तो भैया जैसे आरपी मौर्य अकेला घूम रहा है, आरपी मौर्य को बड़ा दल बल बनाना अगर है तो हमारे आगे पीछे कुछ लोग चाहिए ना, तो उनका जब भला करूंगा तभी तो हमारी सेवा करेंगे। तो उतने लोगों का भला जो है अखिलेश यादव ने किया है और किसी यादव का भला नहीं किया है। जितना उनको जरूरत थी उतने लोगों का वो भला कर रहे हैं और अपना परिवार चला रहे हैं। तो क्या ऐसी पार्टी को हम उत्तर प्रदेश में फिर जगह देंगे? नहीं, अब खुद सोचो, मेरी बात छोड़ दो, मैं अपनी बात तो भी बताया नहीं देना चाहिए। अच्छा, बची कौन सी पार्टी है? अब ये दोनों तो चली गई, मान लो इधर जो है भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जो जनता पार्टी है एक ऐसी पार्टी है जो कहती है शोषणवादी पार्टी। क्यों शोषणवादी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन वो किसके लिए लोकतंत्र है? केवल एक जाति बिरादरी के लिए, केवल दो जाति बिरादरी के लिए। पंडित जी आ जाएंगे और ठाकुर जी आ जाएंगे, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ जाति के बनिया लोग आ जाएं, ठीक है ना। तीन बिरादरी के लोग ही दिल्ली में पहुंचते हैं, और तीन बिरादरी के जो नीचे के लोग हैं SC ST OBC वो लखनऊ से बाहर क्रॉस नहीं करते हैं, वो भी लखनऊ की गद्दी पर भी नहीं बैठने पाते हैं। ये ब्राह्मणवादी पार्टी इसको बोलते हैं। ब्राह्मणवाद का मतलब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है ना। पुराने जमाने में जब व्यक्ति ऐसे नादान था, घूमता था गलियों में, उसको कुछ नहीं पता था, तो मानव एक समान होता था। ना कोई ब्राह्मण था, ना कोई क्षत्रिय था, ना कोई वैश्य था, ना कोई शूद्र था, ऐसा ही था। ये भैंस में कोई शूद्र भैंस है यहाँ पे? कोई ब्राह्मण भैंस है? ऐसा आपने देखा है? लेकिन ये भेदभाव करने का काम बीजेपी और RSS के लोगों ने किया है, और इन्हीं से लगी हुई पार्टी जो है कांग्रेस की पार्टी है, और उन्हीं से लगी हुई तीसरी पार्टी आम आदमी की पार्टी आ गई है। तीन पार्टियां इनके नाम पे चल रही हैं, और ये कहती हैं कि नहीं तू ऊंच है, तू नीच है, समझ रहे ना। अच्छा, ये बताइए कि चलो मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, मेरा बेटा स्कूल में पढ़ने जा रहा है, अगर उसको बोल दिया, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसको चार लोग बोले भाग यहाँ से, बुराई सुराई या नीच कोई बोल दे, या कोई SC के बेटे को नीच बोलकर उसको अपमानित करे, तो उसका मोरल डाउन होता नहीं होता है? क्यों नहीं होगा? होता है ना। अगर हमारा भारतीय संविधान काम कर रहा होता ढंग से आज, तो हमारे यहाँ से वर्ण व्यवस्था खत्म हो चुकी होती। लेकिन क्या बताओ, देश में वर्ण व्यवस्था खत्म है? नहीं खत्म है। अच्छा, मान लेते हैं हमारे गांव में वर्ण व्यवस्था नहीं लागू होती है, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे पंडित भी रहते हैं, ठाकुर भी रहते हैं, बनिया भी रहते हैं, यादव भी रहते हैं। हम लोग नहीं मानते, हम लोग आपस में भाईचारे के आधार पे रहते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये हरामजादे नेता जितने भी हैं वो सुबह शाम इसी की राजनीति कर रहे हैं। ये इसी की राजनीति कर रहे हैं कि हम दो भाई अगर पंडित और मौर्य एक साथ खा रहे हैं रोटी, तो वो ऐसी राजनीति खड़ी कर देंगे कि मौर्य पंडित को देखकर जलने लग जाएगा और पंडित मौर्य को देख कर जलने लग जाएगा। कर देंगे नहीं कर देंगे? अभी योगी आदित्यनाथ हिंदू के नाम पे वोट मांग रहे हैं, कह रहे हिंदू की कोई रक्षा नहीं कर पाएगा, मैं रक्षा करूंगा। हमने कहा भाई तू ही हिंदू का ठेकेदार है, मैं ठेकेदार नहीं बन सकता भाई। मैं भी तो, मेरी क्या कैटेगरी बताओ, मैं भी तो हिंदू हूँ। तो तू हिंदुत्व के पीछे क्यों लड़ रहा है? मेरे को लड़ने देना, मैं तेरे से बढ़िया रक्षा करूंगा। लेकिन नहीं, अयोध्या का मुद्दा आया, आप लोगों ने सुना होगा, राम के नाम पे खूब पैसा बटोरा गया। अच्छा चलो ठीक है, आपने बटोर दिया, अच्छी बात है, तो उसको राम के लिए खर्च करो ना। उसको पता ही नहीं चला, मतलब पूरे देश की जनता को लल्लू समझते हो, हैं? तो जो पैसा आ रहा है उसको पीछे से निकालना ये बहुत बड़ा गेम होता है, बहुत बड़ा स्टंट होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि राजनीति जो है वो एक तरीके से पैसे कमाने का बहुत बड़ा जरिया है। अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना, वास्तव में बता रहा हूं मैं आपको, मुझे तो नहीं करना है, लेकिन अगर आपको करना है तो आप राजनीति में जरूर आइए। हम इस बिजनेस को खत्म करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको पैसे कमाना है तो राजनीति में जरूर आइए, बहुत पैसे आएंगे। अब जो व्यवस्था हम लेकर के आ रहे हैं वो व्यवस्था ये है, मेरा ये कहने का मतलब है कि इस देश, हमारा देश जातियों में बटा हुआ है। अगर मैं मौर्य हूं ही, अगर मैं मौर्य एक पार्टी बना लेता हूं तो मेरा मौर्य भाई तो मुझे विश्वास कर लेगा, ठीक है ना। अभी ये मौर्य जी हैं, प्रधान जी हैं, अगर मैं मौर्य नहीं होता तो शायद यहाँ बैठने को जगह नहीं मिलती, कहीं ना कहीं लगाव रहता है। अगर आप यादव जी होते, यहाँ तो भैया सभी लोग नहीं, मैं एक जनरल बता रहा हूँ, आप नहीं है, लेकिन ऐसा होता है।
अगर एक यादव जी होते, मैं आपसे संपर्क करता कि प्रधान जी आप यादव जी एक मौर्य जी आ रहे हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं, तो यादव जी बोला अरे यार बहुत आते रहते, छोड़ो अभी टाइम नहीं हमारे पास, तो दूसरे काम में जा रहे हैं, कह देते। लेकिन आप मौर्य थे, आपने कहा भैया कौन आरपी मौर्य दिल्ली से, अच्छा तो आने दो, देखो टाइम निकाल लेंगे, तो थोड़ा सा लगाव होता नहीं होता है। तो मेरा ये कहने का मतलब हमारे, और लगाव होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे मैं मौर्य हूं तो मेरा खान पान अलग है, एक मुस्लिम का खान पान अलग है कि नहीं है? एक दूसरी जाति बिरादरी का खान पान अलग है कि नहीं है? अगर मैं हर चीज में कंप्रोमाइज कर सकता हूं, लेकिन अगर मुझे अपनी बेटी को मुसलमान के घर भेजना पड़े तो आप स्वीकार करोगे? कौन कौन स्वीकार करेगा? उसका मेन कारण बता रहा हूं मैं, कि जब हमारी बेटी मुसलमान के घर पे जाएगी तो हमारे जो कल्चर है वो मुसलमान के कल्चर से मैच नहीं करेगा, तो वो बेटी सरवाइव नहीं कर पाएगी। वो डेली लड़ाई झगड़ा होके छुटकारा होना तय है कि नहीं है? हम ये चाहते हैं कि जैसा हमारा परिवार हो वैसे अगला परिवार हो, और तब हमारी बेटी जैसे हम अपने घर में रखे हैं वैसे वहां का वातावरण में ढल जाएगी नहीं ढल जाएगी। इसीलिए हम जातीय व्यवस्था में शादी करते हैं और काफी कुछ चीजें मिलती भी हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जातियां खत्म कर दी जाएं, लेकिन जो जातीय भावना है लोगों के मन में कि भैया कि ये ऊंच है, ये नीच है, ये है, वो है, फलाना ढेम का, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। और ये खत्म तभी हो सकती है जब हर जाति बिरादरी को बराबर का अधिकार सम्मान मिले। पंडित जी का अगर गलत करें तो उनके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो एक शूद्र के साथ होता है। अगर जो है वैश्य अन्याय करे तो उसके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो शूद्र के साथ होना चाहिए, तब तो खत्म हो सकती है, अदरवाइज ये खत्म होने वाली नहीं है। और जो एक बार आगे निकल गया वो अपने साथ लगे हुए या किसी को भी पीछे से आगे नहीं ले जाना चाहता है, वो आपको मौका कभी नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। इस देश के अंदर दो बात फंस गया है, आप अन्यथा मत लीजिएगा। एक मनुवाद है जिसको ब्राह्मणवाद कहते हैं, जो गैर बराबरी की बात करता है, और दूसरा इस विदेश के अंदर SC/ST वालों ने एक एजेंडा बना लिया है, ठीक है ना? वो खुद कहते हैं कि गर्व से कहो कि मैं चमार हूं, कहते नहीं कहते हैं? आपने सुना होगा अक्सर सोशल मीडिया वगैरह पे। तो दो बाद हो गए हैं, एक तो ब्राह्मणवाद मीन्स मनुवाद, और एक हो गया है चमारवाद। और उस चमारवाद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी चमार बना दिए हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सबके लिए काम किया है, उनका दायरा उन्होंने छोटा कर दिया, उनको अपना भगवान मान करके एक सीमित दायरे में रख करके बैठे हुए हैं कि भैया हम सबसे आगे रहेंगे, हम किसी के पीछे नहीं जाएंगे। ब्राह्मण कहता मैं किसी के पीछे नहीं जाऊंगा। और बेचारा जो OBC है वो बीच में एकदम जो जैसे सैंडविच की आलू होती है ना, खाए सैंडविच दोनों तरफ से रोटियां होती, बीच में आलू होती, उसी में वो ऐसे पीस रहा है, ऐसा ही है ना? और हमारा कोई बात ही नहीं है। हम तो कहते हैं भैया ब्राह्मण जी भी खुश रहें, हम तो कहते हैं हमारे SC भाई भी खुश रहें, और हम तो इनकी खुशी के लिए दुआ कर रहे हैं। और ये चमार कहता है कि नहीं OBC भी खतरनाक है आपके लिए, इसको आगे मत जाने देना, और ब्राह्मण को तो कभी आगे मत जाने देना, ये SC का कैडर है। और ब्राह्मण क्या कहता है कि नहीं ये तो सब नीच है, हमसे इनकी तो बातें मत करो, ये नीच है। तो भैया ये ऊंच और नीच बनाने वाले कौन कौन लोग हैं मैंने आपको बता दिया। हवा हमारे साथ भेदभाव नहीं करती है, पानी हमारे साथ भेदभाव नहीं करती है, सूरज हमारे साथ भेदभाव नहीं करता है, ये जमीन है हमारे साथ भेदभाव नहीं करती, जिस पर आप चलते वहीं पे हम भी चलते हैं। तो तुम लोग कौन हो जो भेदभाव करने वाली जो स्थिति यहाँ लाकर खड़ी कर दी हो, मुझे बताओ। लोग कहते हैं सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म किसे कहते हैं? अगर हिंदू धर्म के तमाम ठेकेदार हैं उनसे मैं पूछूंगा, कहेंगे नहीं सनातन धर्म हमारा है। तो हमारा मतलब है सनातन धर्म कहते किसको, ये बताओ ना। उस धर्म की मैं बात करूंगा जो किसी के साथ भेदभाव ना करता हो और अनवरत वो सही रहता हो, अनवरत वो ट्रुथ रहता हो, उसको सनातन का मतलब आदिकाल से चला आ रहा हुआ धर्म। तो धर्म का मतलब होता है हमारा कर्म, कर्म का मतलब होता है हमारी जिम्मेदारी। जैसे आपने मुझे चुन करके नेता बना दिया तो हमारा सबसे पहला धर्म क्या है? आपकी सेवा करना, यही तो है। लेकिन हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में फंसे रहते हैं, उसको धर्म मान के बैठे हैं, और वास्तविक जो जिम्मेदारी उससे हम भटक गए हैं। नहीं भटक गए। तो अब आती है जो पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी हम लोगों ने बनाई है, उसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। हमने जो जातीय व्यवस्था थी, जातीय व्यवस्था का सोल्यूशन निकाल दिया सर। मानना यह है
कि पिछले 75 सालों में भारतीय संविधान हमारे समाज की व्यवस्था को व्यवस्थित करने में असफल रहा है। भले संविधान मानता है, लेकिन संविधान 3 लोगों को लेकर पार्टी का रजिस्ट्रेशन कर देता है। अगर मैं 3 लोग मिलकर पार्टी का रजिस्ट्रेशन कर लूं और अपने मन के आधार पे मैं काम करूंगा, आप लोगों के मन के आधार पे काम नहीं करूंगा। इसीलिए जितना सिंगल व्यक्तित्व की बात होती थी, वो सब चीजों को हम लोगों ने विकेंद्रीकरण कर दिया। थोड़ा सा उदाहरण मैं बताऊं कि जैसे मैं आरपी मौर्य पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमेटी का एक सदस्य हूं। जैसे ये मान लो राष्ट्रीय अध्यक्ष कमेटी बैठी हुई है, तो मैं अकेला अध्यक्ष नहीं हूं। ये वर्मा जी बैठे हैं, यादव जी बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, समझ रहे हैं ना, और दूसरी जाति के लोग भी बैठे हैं। ये सब अध्यक्ष हैं इस कमेटी में। अब मुझे भारत देश को बैलेंस करना है, भारत देश को बैलेंस करना है। अब मुझे बताइए, अगर हमारी सरकार बन जाए तो क्या मैं वर्मा जी पर मतलब क्या अत्याचार कर सकता हूं? अगर वर्मा जी पर अत्याचार करूंगा तो ये वर्मा जी बैठे ना यहाँ पे। भैया मैं मौर्य का नेतृत्व इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बात को मौर्य जल्दी मान जाता है। मैं कितना भी सही बोलूं, कितना भी सबके लिए बोलूं, लेकिन जातीय एक भावना बन गई है देश के अंदर कि मौर्य की बात मौर्य को जल्दी समझ में आती है, यादव की बात यादव को जल्दी समझ में आती है। ऐसा होता नहीं होता है। तो वर्मा जी, अगर वर्मा जी को रिप्रेजेंट करेंगे तो वर्मा जी को बात समझ में आएगी। अच्छा, पंडित जी को करेंगे, यादव जी को करेंगे। हर जाति बिरादरी के लोग हमारी कमेटी में हैं। अगर नहीं है, जहां पर वैकेंसी है भैया, तो अपना नेता बनाओ और लेकर आओ। नीचे से लेकर ऊपर तक की पूरी भागीदारी हम लोग अपनी पार्टी में दे रहे हैं, दे चुके हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो कमेटी है, उस कमेटी के ऊपर भी 4-4 कमेटी काम कर रही है। जैसे दादाजी हैं, जो इनका अनुभव है वो मेरा अनुभव नहीं है ना। अगर दादाजी के बराबर अनुभव मेरे को लेना है तो इतनी उम्र का गुजरना पड़ेगा, यही तो होगा ना। और उतनी उम्र का अगर मैं गुजरूंगा तब तक तो कहानी खत्म हो जाएगी हमारी। तो मेरा कहने का मतलब, जो सीनियर लोग हैं समाज के, उनको प्राथमिकता दी जाए कि अपने से ऊपर रखकर उनके सलाह मशविरा लेकर के तब काम किया जाए। एक तो संस्थापक कमेटी, जो लोग पार्टी बनाए हुए हैं वो लोग संस्थापक कमेटी में हैं, उसको पार्टी हाईकमान कहते हैं। उसके नीचे 3-3 कमेटी है, संस्थापक, संयोजक कमेटी, संरक्षक कमेटी और सलाहकार कमेटी। उस कमेटी के नीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमेटी है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं भागना चाहूं थोड़ी देर के लिए, बीजेपी वालों ने पैसा दे दिया मुझे आरपी मौर्य को, तो आरपी मौर्य को पैसा दे देगा तो आरपी मौर्य भाग के कहां जाएगा बिना इनको सबको लिए? भाई कमेटी एक साथ चलेगी ना, एक साथ निर्णय लेगी ना। अकेला आरपी मौर्य भाग जाएगा तो पार्टी छोड़ के चला जाए, क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं अकेला मालिक होता तो कल बीजेपी वाले मेरे को खरीद सकते थे, सपा वाले मेरे को खरीद सकते थे, बसपा वाले, जैसे भैया बता रहे थे ना, वो सभी से गठबंधन कर लिया महान दल वाले ने। तो महान दल अकेला मालिक है अपनी पार्टी का, इसलिए वो जहां मर्जी जाता है अपना कर लेता है काम। लेकिन हमारे वो किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं है, हम ये खुद ही इतना बड़ा गठबंधन लेकर बैठे भैया, खाली आपको सोचने और निर्णय लेने की जरूरत है। अच्छा, एक दूसरा बेनिफिट ये है कि जैसे प्रजापति जाति होती है, आप क्या होते हैं? प्रजापति गांव में 1-2 घर होते हैं। अगर प्रजापति जी प्रधान बनना चाहें तो बन पाएंगे? अगर जातीय व्यवस्था है, कितना भी बढ़िया लड़का हो, मैं कह रहा हूं प्रजापति कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अगर प्रजापति जाति के लोग इस गांव में नहीं है तो वो नहीं बनेगा, कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो भारत देश में रहने के बाद प्रजापति को कभी प्रधानमंत्री बनाया ही नहीं जा सकता है। तो प्रजापति का अपमान हो रहा नहीं हो रहा है? मुझे बता दीजिए, वो अपने अधिकार से वंचित है कि नहीं वंचित है? तो मेरा ये कहने का मतलब, जो व्यक्ति योग्य है उसको प्राथमिकता दी जाए, चाहे वो आरपी मौर्य हो गया, चाहे आपका बेटा हो गया, चाहे आपका कोई सगा संबंधी हो गया। तो अगर योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी तो कल भारत देश के अंदर ऑटोमेटिकली सामंजस्य स्थापित हो जाएगा और हम लोग बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। और रही बात टिकट वगैरह की, जो प्रोसीजर है लड़ने लड़ाने का, सब कुछ हमारे एकदम खुला है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग काम करते हैं। दूसरी बात क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको नेता बनाना है, वोट नहीं देना है, चुनना नहीं है, नेता बनाना है। तो हम लोग 2-3 कंसेप्ट है, तन, मन और धन। जैसे हम लोग फुल टाइमर हैं, तो फुल टाइमर अगर हम काम कर रहे हैं, गली गली हम लोग घूम रहे हैं, आप जैसे लोगों को समझा बता रहे हैं, तो भैया खाने के लिए, घूमने के लिए तो पैसा चाहिए। अब ये सोचो कि नहीं आरपी मौर्य बहुत अमीर आदमी है तो पार्टी चला रहा है। मेरे अमीरी से पार्टी नहीं चलने वाली है, क्योंकि यह देश और संसार बहुत बड़ा है
मैं कितना पैसा खर्च करूंगा कि आपकी जरूरतें पूरा कर दूंगा। भारत सरकार के पास अथाह खजाना है, आप मुझे वहां तक पहुंचाओ, उसके बाद अपना लो हिस्सा जो भी लेना चाहते हो। तो मेरा ये निवेदन है कि या तो मुझे तन दे दो, ठीक है ना, तो धन पार्टी से आप ले लो। तन का मतलब है कि अगर पार्टी के लिए आप काम कर रहे हो तो पार्टी आपको पैसे देगी घूमने के लिए, चलने के लिए। और दूसरी बात, अगर आप तन नहीं दे रहे हो तो आप मुझे धन दे दो। धन का मतलब भी कुछ नहीं चाहिए मुझे, पर डे का 1 रुपया पार्टी, अगर पार्टी सदस्य आप बन रहे हैं तो पार्टी सदस्य बन रहे, पर डे 1 रुपया, महीने के मात्र 30 रुपया, और वो भी आप अपनी चेतना से। ऐसा नहीं कोई घर घर आके रसीद काटने जा रहा है, भैया दो, खाने को नहीं है तो भी दो। आपको अच्छा लगता है, समझ में आता, अपनापन फील होता है, तो मैं कहता हूं कि हर सदस्य को 30 रुपए महीने पार्टी अकाउंट में भेज देना चाहिए। वो किस लिए? जैसे माना कि हमने टारगेट बनाया है कि अभी 1 करोड़ सदस्य भारतीय राष्ट्रीय, 8 लाख सदस्य हमारे हो चुके हैं, 1 करोड़ सदस्य हमें बनाना है। 1 करोड़ सदस्य अगर भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के बन गए तो एक दिन में कितना रुपया आएगा? 1 करोड़ रुपया आएगा, नहीं आएगा? मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ। मैं नॉर्मली चलता, एकदम आम किसान के तरह रहता हूँ, चलता हूँ। और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, मैं ये भी कहता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत रुपया, मैं ये भी कहता हूँ। तो संगठन है तो पावर है, मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। तो एक दिन में 1 करोड़ रुपया हमारे पास आ रहा है। अब आप मुझे बताओ कौन सा काम रुकेगा? रुकेगा? एक दिन में मैं 1 करोड़ रुपया खर्च कर सकता हूं, कितना भी खर्च करूं नहीं कर सकता हूं। तो अगर ऐसे ही आपने 30 रुपए महीने देना शुरू किया तो महीने में हमारे पास कितना आएगा? 30 करोड़ रुपया आएगा ना। तो 30 करोड़ रुपया आने के बाद बताओ मुझे बीजेपी समझौता करना चाहिए? जरूरत है? सपा से करने की जरूरत है? किसी और से करने की जरूरत है? किसी पार्टी के पीछे चलने की जरूरत है? नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पार्टी आपकी है, और जब आप धन 30 रुपए मुझे दे रहे हैं तो वोट तो आपको देना ही देना है, वो तो आपका निर्णय है। और दूसरी बात, अगर कहीं पर कोई घटना घट जाए तो हमारे जब लोग होंगे तो चारों तरफ हमारे लोग फैले भी तो होंगे। अगर आपको कोई पुलिस वाला परेशान कर रहा है, किसी और तरीके से गुंडे वाली माफिया परेशान कर रहे हैं, तो भैया आप मुझे बताओ ना, उसका इलाज हम लेकर आ रहे हैं। दूसरी बात, कहीं बहन बेटी की शादी हो गई, कोई गरीब है, कोई दुखिया है, परेशान पीड़ित है, आपने कहा साहब ये जो हमारे गांव में एक भाई है, उसके घर नहीं है, परिवार ने एक बेटी, उसकी शादी नहीं हो रही है, तो जब डेली पार्टी में 1 करोड़ रुपया आ रहा है आप सभी के सौजन्य से, तो मुझे 2-4 लाख रुपए देने में क्या दिक्कत है? आम के आम गुठलियों के दाम, हुआ कि नहीं हुआ? कल आप बोल रहे हो नहीं मेरी पार्टी है, आरपी मौर्य की पार्टी, कदाप मत कहिएगा, नहीं तो जूता मारने के बराबर आप काम कर रहे हैं। ये समझो कि आरपी मौर्य को आपने जूता मारा भिगो करके, अगर आपने ये कह दिया कि ये पार्टी आरपी मौर्य, क्योंकि आरपी मौर्य का उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन आरपी मौर्य सिर्फ इसलिए समर्पित है कि ये समाज का भला हो जाए। अब लग करके जब आप काम कर रहे हो, कल आपका बेटा बोले कि नहीं पापा जी मुझे नेता बनना है, तो नीचे से लेकर ऊपर तक सारे दरवाजे खुले हैं। कल आपके बेटे को पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं पार्टी बना करके अभी घूम रहा हूं, ये पार्टी बनाने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? अगर उसको बराबर का अधिकार सम्मान बनेगा मिलेगा तो पार्टी क्यों बनाएगा? मुझे बताइए ना। आज मुझे बीजेपी में सम्मान मिलता, आज मुझे कांग्रेस में सम्मान मिलता, या मेरा अधिकार मिलता सपा में बसपा में मिलता, तो हमें पार्टी बनाने की और इस तरीके से आपको समझाने की जरूरत क्या थी? मैं तो बोल देता अखिलेश यादव जी आपकी पार्टी में इतने भ्रष्ट लोग हैं, पहले इनको निकालो। तो निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव निकालेंगे क्या? नहीं निकालेंगे, क्योंकि उन्हीं माफियाओं के आधार पे पार्टी चलती है। अभी आपको मैं कैंडिडेट बना देता हूं, हमने कहा भैया इस बार साहेबवान से विधानसभा से आपको मैं पर्चा वो टिकट दे रहा हूं। अभी आप गांव गांव जाइए ना और लोग कहिए भैया मैं खड़ा हूं, मुझे जिताओ यार, मैं बहुत अच्छा काम करूं। देखो कैसे आपका अपमान करेंगे लोग। एक माफिया आएगा ना, उसका सम्मान भी करेंगे, उसको लड्डू पूड़ी सब खिलाएंगे, लेकिन एक आम इंसान, एक गरीब इंसान की जो इंसानियत है उसको नहीं पहचान पा रही है समाज में, और आपको वोट भी नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं, तो वोट पाने के लिए आपको बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर दिखाना पड़ा, बड़ा लेवल दिखाना पड़ेगा, बड़ा मीडिया में आना पड़ेगा, गुंडा बदमाश बनना पड़ेगा, तब समाज कहता है ये नेता है। ये सोच आप कब बदलोगे? सारी की सारी पावर आपके वोट में है, और आप उस वोट को दूसरे के बताए हुए आधार पे दे देते हैं। ओवरऑल मेरा ये निवेदन है अभी करंट में कि बदायूं जिले को हम लोगों ने एक मॉडल जिला बनाया है। मॉडल जिला का मतलब मैं खुद यहाँ पे रहकर काम करूंगा, ठीक है ना। तो जितनी भी सीटें हैं विधानसभा की,
हम लोग सभी सीटों पे अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, और भी प्रदेश में चल रहा है काम, तो कैंडिडेट उतार रहे हैं। अब मैंने अभी तक किसी कैंडिडेट को चुना भी नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। तो वो कैंडिडेट आपके बीच से ही आएगा, विधानसभा भी आपकी है, ठीक है ना, और क्षेत्र भी आपका है, लड़ना भी है आपको, हारना भी है आपको। तो मैं ये कहता हूं कि आप लोग अपना कैंडिडेट चुनिए, पार्टी को ज्वाइन करिए, पार्टी को अच्छे समझिए। हमारा नंबर 24 घंटे यहाँ रहता है, एनी टाइम आप बात करिए। यहां से लेकर दिल्ली तक कोई नेता हो, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस लहजे में मैं आपसे बात कर रहा हूं ऐसे उनसे बात करता हूं, ठीक है ना। अगर गलत है तो 2 मिनट का काम हमारे लिए होता है, हम ना गलत करते हैं ना करने देते हैं। और आप लोग एक संगठन बनाइए। संगठन का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं अभी आपने विधानसभा जो है बदायूं की सभी विधानसभा पे हमने कैंडिडेट उतार दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि लोगों ने हमारी बात को नहीं समझा और हम हार गए, ठीक है ना। तो ये लड़ाई हार जीत तक सीमित नहीं है, जीत हार उनके खातिर जिन्हें किसी से लड़ना है, और हम तो मानवता की राही बस मंजिल तय करना है। बात समझ रहे हैं ना। तो मेरा मतलब एक संगठन आपने बना लिया और आपने कहा नहीं मुझे भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को ही वोट करना है, जीते या हारे, ठीक है ना। हमें सरकार नहीं बनानी है, हमें अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है। आज नहीं बनेगी कल बनेगी, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि हम लोग 50% वोट के साथ जीते, लेकिन इतना सब करने के बाद क्या हम लोगों के अंदर क्षमता नहीं रहेगी कि हम लोग 1 लाख लोग जो है बदायूं जिले में इकट्ठा हो सकें? किस लिए? रैली करने के लिए नहीं, वो दिखाने के लिए नहीं। इतनी रैली लोग आए जो तमाम लोग रैली वाली में विश्वास नहीं करता। अगर रैली विश्वास करता तो गांव नहीं घूमता, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब है कि आज ये प्रधान जी हैं या प्रधान जी के कोई भी भाई बंधु ले लो, उसके साथ अगर कुछ घटना हो जाए और किसी की सरकार हो, अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने हुंकार भरी तो भैया चलो डीएम कार्यालय को घेरना है। और घेरने में क्या टाइम लगता है, यहाँ से बदायूं पहुंचो, हाँ हुल्लड़ी तो मचाना रहता है। लेकिन संख्या हमारी 1 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए जिला जो अधिकारी है वो कहते कूद कूद के आपका काम करता है, विपक्ष में रह के मैं बता रहा हूं। लेकिन हम लोगों में एक आदत है कि हम लोग संघ और संगठन नहीं बनाते हैं, हम लोग वोट दे करके फ्री हो जाते हैं। और इस बार दे दिए तो शांत हो गए 5 साल के लिए, अगले 5 साल आएगा तो 3 महीने 2 महीने पहले सोचेंगे, और वो भी सोचेंगे गलत सोच लेंगे। कहेंगे भैया चलो इस बार वो जीत रहे हैं उनको दे देते हैं, अगली बार वो जीत रहे हैं उनको दे देते हैं, अगली बार वो जीत रहे हैं उनको दे देते हैं। यही तो करते आ रहे हैं। और नेता जब आएगा तो ये बोल देगा नहीं नहीं वो पिछली साल काम नहीं किया, अपनी बारे में नहीं बताया, मैंने अपनी बात बता दी, वो अपने बारे में नहीं बताएगा और ऐसी बात रखेगा कि उसके अंदर कोई कमियां नहीं, बाकी सब में बहुत सारी कमियां हैं। यही है ना। तो मेरा आपसे निवेदन है, सबसे पहले भागीदारी की आप बात करिए। जिस पार्टी में भागीदारी ना हो उसको वोट देना सख्त बना है। उसके बाद आप संघ बनाइए, 24 घंटे हम आपके साथ हैं, कभी भी कोई समस्या कोई प्रॉब्लम। देखो भैया रोजी रोटी बिना सरकार में पहुंचे मैं आपको दे नहीं सकता हूं, समझ रहे हैं ना। इमरजेंसी टैबलेट की बात है तो वो हम देने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी सरकार बनी तो जो मैंने ये बताया ना, बच्चे को भी बताया उदाहरण देकर नौकरी लगाने वाला, ऐसे हमारे पास बहुत सारे एजेंडे हैं और वो जो एजेंडे हैं वो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ही पूरा कर सकती है और किसी पार्टी के अंदर क्षमता नहीं वो पूरा कर देगी। उदाहरण के लिए हम 100% बोलता हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त बना दूंगा पूरे प्रदेश को, ही नहीं देश को। अब बताओ कौन सी पार्टी जो भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी, किसी का नाम ले लो आप। जब सारी पार्टियां एक तरफ से भ्रष्ट हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनाएंगी? वो तो खुद ही उस पार्टी का नेता ही खत्म हो जाएगा अगर भ्रष्टाचार मुक्त करेगा तो। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम लोग जमीनी लेवल से उठ रहे हैं, एकदम बॉटम लेवल से, और हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। जैसे आप एक आम नागरिक हैं, आम किसान हैं, वैसे हम भी एक आम नागरिक आम किसान हैं। तो हमारी आपकी दोस्ती मजबूत होनी चाहिए और जो चीज आप नहीं जानते वो मेरे से लो और जो मैं नहीं जानता वो मैं आपसे लूं। और देखो एक बार स्पष्ट बता दूं कि ताली जो है ना एक हाथ से बजती नहीं है, ताली दोनों हाथ से बजती है, ठीक है ना। आपके गांव में मैं बार बार आया गया, आपकी दोस्ती अच्छी रही तो हमें अच्छा लगेगा। आप मेरे से कोई काम बोलोगे फटाफट काम होगा। और आपने मेरे से मुंह मोड़ लिया, बाई चांस मैं विधायक बन गया कैसे भी थोड़ी देर के लिए, या मेरा कोई कैंडिडेट बन गया, तो ये बात तो दिमाग में आती रहती है ना कि गांव के लोगों ने हमारा सपोर्ट नहीं किया। कितना भी मैं कर लूं, कितना भी मैं भूल जाऊं, लेकिन ये बात दिमाग में आती थी। एक जमाना था
कि मैं आकर सभी अंकल लोगों को, दादा दादी को समझा के गया था और मैं उनके पैर पकड़ के उनके फायदे की बात की थी, लेकिन तब उनको समझ में नहीं आया था, फिर वो बीजेपी में चले गए थे। तो वो बात दिमाग में घूमेगी नहीं घूमेगी। इसीलिए बुद्धि विवेक से काम करने की जरूरत है। एनी टाइम मेरा नंबर आप नोट कर लीजिएगा, कभी भी मेरे को फोन करिए, कभी किसी काम के लिए फोन करिए, लेकिन हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपका नुकसान हो। आपके फायदा अगर मैं नहीं करवा सकता तो नुकसान बिल्कुल नहीं कराऊंगा। और संगठन कमेटी बनी, हम जिले में 1 लाख लोगों को इकट्ठा करने की क्षमता बना लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सरकार में रहूं भैया और या सरकार में ना रहूं, काम आपका होना तय है। और एक बार जब आप कभी जीतने जाते हैं, बड़ी रेस को जीतने के लिए छोटी मोटी रेस हारनी पड़ती है। तो हम लोग नया स्ट्रक्चर, नया प्लान लेकर आए हैं। एक बार हार भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार हम लोग पूर्ण बहुमत से आ जाएंगे। तो हारने के लिए नहीं, अपना फाउंडेशन बनाने के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा करिए, प्रचार प्रसार खुद करिए, क्योंकि टीवी चैनल मीडिया वाले हमारा प्रचार नहीं करते हैं और ना हम उनको पैसा देते हैं। समझ सीधी एक बात है, ठेका हम नहीं देते अपना प्रचार करने के लिए। इसलिए सब निर्णय आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। और आप ही हमारे सोशल मीडिया बनना है, आपको ही हमारा साथी बनना है, आपको ही हमारा हमसफर बनना है। अगर आपका कोई भी बेटा बंधु ये कहता है कि नहीं आरपी मौर्य से बढ़िया मैं नेतृत्व करता हूँ, तो भैया मैं बैठ जाता हूँ, उसको आगे कर देता हूँ। ये लोकतंत्र की बात हो रही है, नहीं हो रही है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्टी में मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक पार्टी में मैं हूँ। जिंदा ना रहने के बाद ये पार्टी का जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहेगा। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लड़ाई झगड़ा नहीं था, खेत खलियान की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आज की भागा दौड़ी वाली जिंदगी में रेस इतना बढ़ गया है कि लगातार कंपटीशन हो रहे हैं और एक दूसरे पर अत्याचार हो रहे हैं, और हम लोग एक व्यवस्था में आ गए हैं जिसको हम सरकार कहते हैं ना। तो सरकार हमें मैनेज कर रही है। तो मेरा ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो है नेता ही सरकार बनाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आप अच्छे से जानते होंगे, उन्होंने ये लिखा हुआ है अपने अनुभव में कि सत्ता हर ताले की चाबी होती है, सत्ता हर ताले की चाबी होती है। और अगर सत्ता में अच्छे लोग चले गए, जैसे प्रधान जी की बात आप कर रहे हैं, अगर प्रधान जी अच्छे हैं तो आपका गांव चमक सकता है। प्रधान जी अगर अच्छे नहीं हैं तो जितना पैसा आएगा उस पैसे को उल्टे सीधे तरीके से दिखा भी सकते हैं। नहीं, कौन जाएगा? एक एक बंदा सिंपल अपना घर परिवार चलाओगे कि चलोगे प्रधान के पीछे लड़ने जाओगे? और प्रधान की छोटी मोटी चीज है, अगर आप इनसे लड़ भी लोगे तो विधायक और सांसद के पीछे आप और हम लड़ने नहीं जाएंगे, इतना वक्त हमारे पास है नहीं। बात समझ रहे हैं ना? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि नेता 2 तरीके से बनते हैं। एक तो नेता हम लोग बनाते हैं नेता, और एक नेता चुनते हैं। नेता बनाने का मतलब ये हुआ कि जैसे प्रधान जी ने प्रधानी लड़ी, ठीक है ना। अब इनके साथ लग करके हमें काम करना है कि भैया हमारा प्रधान हमने पहले सेलेक्ट कर दिया, वोट तो देंगे ही देंगे, नोट भी देंगे और समय भी देंगे। तो ये होता है नेता बनाने का माध्यम, ये होता है प्रधान बनाने का माध्यम। और एक ये हुआ कि भैया मैं प्रधान के साथ तो नहीं हूं, लेकिन ये देख रहा हूं कि प्रधानवा इस बार जीत जाएगा। ऐसे लोग सोचते नहीं सोचते हैं। तो जब प्रधान की ये सोच लिए कि नहीं सभी लोग गांव वाले लग गए, प्रधान जीत जाएंगे, तो जो हवाई वोट रहता है, हवाई वोट समझ रहे हैं ना, कि जो आपको मिलने वाला नहीं है, वो भी आपके साथ 2 दिन पहले चिपक जाते हैं और कहें प्रधान जी मैं तो देखो ये आपको वोट देकर, फोटो भी खींच के लेकर आएंगे, देखो प्रधान जी मैंने आपको वोट दे दिया। तो उन्होंने नेता को चुना है। और नेता बनाया किसने? जो दिन रात नेता के साथ लगकर काम कर रहा है, नेता को अपना नेता, पार्टी को अपनी पार्टी समझ रहा है। ये नेता बनाने का माध्यम हो गया। बात समझ में आ रही? अच्छा, प्रधान जी के पास जब आप आओगे और 2 दिन पहले आपने प्रधान जी को समर्थन दिया और फोटो खींच के मतलब दिखा रहे हो, तो इतना प्रधान ना पागल होता ना कोई नेता पागल होता है। उसको इतनी बात समझ में आ रही होती है कि ये वोट दिया है कि मुझे बेवकूफ बनाने के लिए काम कर रहा है या कोई और तौर तरीका है। समझ रहे भैया? तो जब आप नेता बनाते हो तो नेता आपके लिए जरूर काम करता है। मानते नहीं मानते इस बात को? अगर आप प्रधान जी के लिए लग करके दिन रात मेहनत करके प्रधानी में इनको खड़ा किए हैं, भले ही आपको सरकारी फंड ना दिला पाए, लेकिन मैं आपको बता दूं आपका कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो इनके चलते रुक नहीं पाएगा। भाई जो इनके पास क्षमता रहेगी वो बेस्ट करेंगे, लेकिन आप ये कभी कंप्लेंट नहीं कर सकते हो कि प्रधान जी की वजह से मेरा ये काम रुका पड़ा है। बात समझ में आ रही? तो आपने नेता बनाया, प्रधान बनाया, इसलिए प्रधान ने आपके लिए काम किया। और जिन्होंने चुना है
एक दिन पहले या 2 दिन पहले समर्थन दिया है, उसके लिए तो प्रधान जी निर्णय करेंगे। कटु सत्य है कि नहीं है? तो ऐसे ही तो मैं छोटे लेवल की बात कर रहा था। हमारे देश भारत देश की अगर मैं बात करें तो इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम प्रकार के धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं ना। और हम लोगों की उतनी ही भागीदारी है जितनी नेताओं की भागीदारी है देश में। अगर हमारे पास जनता जो है देश में 135 करोड़ है, तो 135 करोड़ को पूरे देश को 1/35 करोड़ में 135 करोड़ भाग में तोड़ दिया जाए तो उसमें से एक भाग हम हैं और एक भाग आ जाइए नहीं तो लोग थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे बीच में। हमारे और आपसे बना हुआ है। अगर एक भाई के साथ अत्याचार हो रहा है तो गांव में अत्याचार हो रहा है ना, एक का शोषण हो रहा है तो गांव का शोषण हो रहा है ना। वैसे ही हमारा देश बहुत विशाल देश है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और सभी धर्म के एकता अखंडता की बात करते हैं। यही तो करते हैं, आम जनता करती है। आम जनता को पता नहीं, कहता भैया उनहू खुशी रहे और इनहू खुशी रहा, हमसे कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे जो है मुझे लग रहा है कि हर जाति बिरादरी के लोग बैठे हैं, सभी बिरादरी के है ना। और धर्म भी हो सकता है परिवर्तन हो एक दूसरे का थोड़ा बहुत। तो मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, ये आपका व्यक्तिगत मैटर है। लेकिन हम इतना कहेंगे कि अगर मैं भारत माता की जय बोलता हूं तो भारत माता किससे बनती है? भारत माता कहीं पर हैं, मिलने चले हम लोग, मुलाकात होगी? नहीं होगी। भारत माता की संतान हम ही और आप लोग हैं। हम ही ने भारत माता को उपाधि दी हुई है। भारत भूमि को हम माता कह लेते हैं और हम उनकी संतान हो जाते हैं। और जिस माता की संतान दुखी हो, पीड़ित हो, परेशान हो, उसके साथ अत्याचार हो रहा हो, वो माता दुखी रहेगी कि नहीं दुखी रहेगी? आप बताएं। वो पीड़ित है कि नहीं पीड़ित है? वो परेशान है कि नहीं परेशान है ना? ये बात तो मानते हैं। और अगर माता दुखी है तो हम लोग भारत माता की जय बोलने का कोई उद्देश्य है? नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है कि ऊपर तो सब बढ़िया बढ़िया है, नीचे आते आते तक समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। समस्याओं में मैं अगर प्रधान जी का ही उदाहरण ले लूं, प्रधान जी का मतलब तीसरी सरकार होती है। पहली सरकार प्रधानमंत्री की है, दूसरी सरकार मुख्यमंत्री की है, तीसरी सरकार प्रधानी होती है। अगर तीसरी सरकार को मजबूत कर दिया जाए तो मैं कह रहा हूं कि गांव एकदम चमक जाएगा। यहाँ के बच्चे और बूढ़े सब खुशहाल जीवन जिएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री को पावर मिली हुई है, प्रधानमंत्री को पावर मिली हुई है और प्रधान को कोई पावर नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो सिस्टम मेंटेन होना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन मुद्रा जो प्रधान को आती है वो ऊपर से पास होके आती है कि इस काम के लिए आ रही है। छोटी मोटी पावर इनको नल का नलकूप के लिए मिल जाता है। और प्रधान जी ये प्रोजेक्ट लगा के नहीं बैठ सकते कि हमारे गांव में यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज खुलेगा। प्रधान जी नहीं खोलेंगे। समझ रहे हैं ना? अगर ये इसको लिए अप्लाई करेंगे तो लड़ते रहेंगे, पूरी प्रधानी चली जाएगी। और प्रधान जी ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे हर गांव के, मेरे गांव में हर युवा को रोजगार मिलेगा। ये अपना लेवल पे जो मर्जी वो करें, लेकिन जब पैसा रहेगा तभी तो करेंगे। और ये व्यवस्था जानबूझ के बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि गाली जो है ना कोई लखनऊ देने नहीं जाता है, गाली कोई वहां पे दिल्ली देने नहीं जाता है। गाली खाता कौन है? जो गांव का रिप्रेजेंटेटिव होता है। गांव का अगर काम नहीं हुआ तो आप मुख्यमंत्री को दोषी नहीं ठहराएंगे, प्रधानमंत्री को दोषी नहीं ठहराएंगे, दोषी ठहराएंगे प्रधान को। यही कहेंगे कि प्रधान बने थे अपने जमाने में क्या किए? कुछ नहीं किए। वो बने थे वो कुछ नहीं किए, वो बने वो कुछ नहीं किए। मैं कह रहा हूं आज का सारा ऑनलाइन व्यवस्था है। प्रधान बेचारा क्या करे मुझे बताइए? ये जो कोटेदार भी बैठे यहाँ पे, क्या कोटेदार है ना? कोटेदार नहीं मत बुलाइए, मैं कोटेदार की बता रहा हूँ। 1 क्विंटल गेहूं मिलता है तो उसमें 95 किलो गेहूं आपके घर पे आता है। सही बता रहा हूँ? 95-90 किलो गेहूं आता है। अब वो कोटेदार बैठे और भाई कोटेदार बोले कि नहीं 100 ग्राम हम कम कर देंगे, तो अभी कोटेदार चोर हो जाएंगे, प्रधान चोर हो जाएंगे, कोटेदार चोर हो जाएंगे। दिन भर आप गाली दीजिए, प्रधान बदलिए, कोटेदार बदलिए, जबकि अपराधी कोई और है। तो वो व्यवस्था बना के बैठे हैं कि यहाँ ग्राम सभा लेवल पे कोई जनता का भगवान न बन पाए। अगर जनता का भगवान ही प्रधान जी बन गए तो कल पूरे गांव का और जो है प्रधान जी के कहने में आ जाएगा। इसलिए प्रधान जी को तो आपने सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन प्रधान जी को भगवान आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि 5 साल इनके लाख चाहने के बाद भी आप असंतुष्ट रहेंगे। क्योंकि जब पैसा नहीं आ रहा है, कोई अपना घर बेच के आप गांव की सेवा करेगा? संभव है? नहीं कर सकता ना।
तो ऊपर से प्रपोजल ये पास नहीं करवा सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर आप लोग कोई भी प्लान बना लीजिए कि हमारे गांव में ये चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना? अब मेरा गांव है, हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे, कोई वहां दिल्ली में बैठा हुआ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री डिसाइड करेगा हमारे गांव में क्या होना चाहिए। तो कौन से लोकतंत्र की बात हम कर रहे हैं? एक समस्या है, ये मैं बता रहा हूं। तो तीसरे लेवल की जो सरकार है वो हमारी सबसे कमजोर सरकार है और ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात,